यूनिट 9 लोक विकास और पर्यावरण पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। अब हम विकास और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य प्रकृति की संतान है और अपने विकास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है। मनुष्य के विकास में प्राकृतिक संसाधनों की अहम भूमिका होती है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है, क्योंकि निरंतर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन एवं निरंतर औद्योगिकीकरण के कारण आज प्राकृतिक विपदा आई है और प्रकृति पर विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है। यही कारण है कि आज विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है, जिसको लेकर वैश्विक मंचों पर निरंतर चर्चा होती है। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। अतः इन दोनों में से किसी की उपेक्षा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन दोनों में किसी की भी उपेक्षा करना मानव के लिए प्रतिकूल होगा तथा मानव का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। अतः विकास की अवधारणा ऐसी होनी चाहिए जो मानव और पर्यावरण दोनों के अनुकूल हो। इस अनुकूलता को बनाए रखने के लिए पर्यावरण के स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। पर्यावरण एक जैविक एवं भौतिक संकल्पना है। इसमें केवल प्राकृतिक पर्यावरण को ही नहीं, बल्कि मानव जनित पर्यावरण एवं सामाजिक पर्यावरण को भी सम्मिलित किया गया है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। पहला, प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जैविक एवं अजैविक तत्वों से मिलकर बनता है। जैविक घटक में पर्यावरण में उपलब्ध सभी मानव, पादप, जंतु एवं अपघटकों, सूक्ष्मजीव, परजीवी आदि को सम्मिलित किया गया है तथा जबकि अजैविक घटकों में स्थल, जल, वायु, प्रकाश, ताप एवं मृदा आदि को सम्मिलित होते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी स्थान सम्मिलित होते हैं जो मानव के कृत्रिम रूप से निर्मित किए हैं, जैसे विभिन्न इमारतों, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क एवं औद्योगिक क्षेत्र, वायुपतन एवं अंतरिक्ष स्टेशन आदि, जो मानव के विकास का परिणाम है। तीसरा है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में सांस्कृतिक मूल्य एवं मान्यताओं को सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी पर भाषी, धार्मिक रीति रिवाजों, जीवन शैली आदि के आधार पर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। इसके आधार पर क्या का निर्माण होता है? सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकास और पर्यावरण के मध्य संबंध को देखते हुए समपोषणीयता की अवधारणा दी तथा मानव विकास सूचकांक भी जारी किया। यह सूचकांक विश्व के लगभग सभी देशों के लिए जारी किया जाता है। मानव विकास के मुख्यतः 4 आधार माने जाते हैं। पहला है समता, दूसरा दक्षता और उत्पादकता, तीसरा है भागीदारी और सशक्तिकरण और चौथा है स्थिरता। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकास कार्यक्रम के तहत जारी मानव विकास सूचकांक के 3 आयाम हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति और तीसरा है रहन सहन का स्तर। वर्ष 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक, उनके सहयोगी अमर्त्य सेन एवं अन्य लोगों द्वारा मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया गया, जिसका प्रकाशन मानव विकास रिपोर्ट के रूप में वर्ष 1990 में निरंतर किया जाता रहा है। मानव विकास सूचकांक के अतिरिक्त लिंग आधारित असमानता सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, लिंग आधारित विकास सूचकांक आदि के माध्यम से किसी देश के विकास को मापने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2019 में जारी मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में एक भारत का स्थान 129वां रहा तथा HDI मूल्य 0.640 रहा। इस सूचकांक में सर्वप्रथम स्थान नॉर्वे का तथा अंतिम स्थान नाइजर का है। अब देखते हैं मिलेनियम या सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जनरल असेंबली द्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें वर्ष 2015 तक के लिए
8 वैश्विक विकास लक्ष्य तथा 18 एसोसिएटेड लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसे ही सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन 189 सदस्य देशों, जो वर्तमान में 193 तथा 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने वर्ष 1915 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्प लिया था। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों को शामिल किया गया था। पहला है गरीबी तथा भुखमरी का उन्मूलन। दूसरा है सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। तीसरा लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन। चौथा शिशु मृत्यु दर को कम करना। पाँचवा मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। छठवां HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस मतलब कि HIV को, और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम तथा मलेरिया एवं अन्य बीमारियों से लड़ना या छुटकारा पाना। सातवां है पर्यावरणीय सतर्कता को सुनिश्चित करना। आठवां है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी अथवा विकास के लिए वैश्विक संबंध स्थापित करना। उल्लेखनीय है कि भारत में लक्षित लक्ष्यों में से HIV एड्स, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा तथा शिशु दर में निर्धारित मानकों को वर्ष 2015 तक प्राप्त कर लिया है तथा अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उस दिशा में प्रयासरत है। वर्ष 2015 में MDG के स्थान पर सतत विकास लक्ष्य ने ले लिया है इसका जगह। तो MDG की जगह किसने लिया है? SDG ने। समपोषणीय या सतत विकास लक्ष्य, जैसे हम जानते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को MDG कहते थे, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को SDG कहते हैं। समपोषणीय सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जानने से पहले सतत विकास की अवधारणा को जान लेना आवश्यक है। अतः यहाँ पहले सतत विकास की अवधारणा जानेंगे, तत्पश्चात समपोषणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास से आशय उस विकास से है जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के हितों में है, कोई समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग 1970 में पर्यावरण तथा विकास पर कोकोयोग घोषणा में किया गया। कोकोयोग घोषणा के अनुसार विकास की वह क्रिया जो पर्यावरण विनाश के बिना अनुकूलतम संतुष्टि करे सतत विकास है। वर्ष 1985 में डॉसमैन नामक विद्वान ने आर्थिक विकास के कार्यों के संपादन के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी, सततता, आधारभूत आवश्यकता एवं आत्मनिर्भरता, इन तीनों का आधार मानकर ही विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्तमान में ब्रेटलैंड आयोग के नाम से जाना जाता है, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य में सतत विकास से तात्पर्य अर्थात सतत विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जो बिना वर्तमान मांगों, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की बलि चढ़ाए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और प्रतिरक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास भी करता है। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 को अंगीकार किया गया, जो बाद में वर्षों में सतत विकास को बढ़ावा देने के दिशा में वैश्विक रूपरेखा बना। अब हम देखते हैं सतत विकास की विशेषताएं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर एवं समाज में क्षमता के विकास पर बल देना, विशेष रूप से निर्धन लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति पर बल देना, सभी व्यक्तियों के लिए समान आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अवसरों की उपलब्धता, संसाधन उपयोग, आर्थिक नीतियों, तकनीकी विकास एवं जनसंख्या विकास में सभ्यता, जिससे वर्तमान एवं भविष्य में होने वाली मानवीय विकास की संभावनाओं को बढ़ावा मिले, उत्पादन संभावना का विकास, मानव की परिवर्तनशील आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए क्रम में साधनों का सफल प्रबंधन करना,
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा पर्यावरण गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना। सतत विकास के लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2000 में विश्व के 189 देशों के संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में 8 ऐतिहासिक शताब्दी विकास लक्ष्यों पर समझौता किया गया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर समझौता किया गया, जिसकी अवधि 2000 से 2015 तक थी, जिसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास के लक्ष्यों को ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। सतत विकास के 2030 एजेंडा के अंग हैं, जिसे सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल के संकल्प को अनुमोदित किया था। यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ। 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, कोई पीछे न छूटे। सतत विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित हैं: गरीबी के सभी रूपों को सभी जगह से समाप्त करना। दूसरा, भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और पोषण में सुधार लाना ताकि संपोषणीय कृषि को बढ़ावा देना। तीसरा, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और प्रत्येक उम्र में सभी के लिए तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। चौथा, समावेशी और समान स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करना और सबके लिए आजीवन पठन पाठन के अवसरों को बढ़ावा देना। पाँचवा, लिंग संबंध समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं एवं बालिकाओं का सशक्तिकरण। छठवां, सबके लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थानीय प्रबंधन सुनिश्चित करना। सातवां, सबके लिए वाहनीय, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। आठवां, इसके लिए स्थानीय, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण एवं लाभकारी तथा उचित रोजगार को बढ़ावा देना। नौवां, लचीली अवसंरचना निर्मित करना, समावेशी एवं संपोषणीय औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना। 10वां, देश के भीतर और आपस में भी असमानता कम करना। 11वां, शहरों और मानवीय बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और संपोषणीय बनाना। 12वां, संपोषणीय खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। 13वां, जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14वां, सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों तथा समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना एवं संपोषणीय तरीके से उपयोग करना। 15वां, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, पुनरुद्धार करना एवं उसके संपोषणीय उपयोग को बढ़ावा देना। 16वां, संपोषणीय विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी सोसाइटी का संवर्धन करना, सबके लिए न्याय सुलभ कराना और सभी स्तरों पर जवाबदेही व समावेशी संस्थानों का निर्माण करना। और 17वां है कार्यान्वयन के तरीके सुदृढ़ करना और संपोषणीय विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनः सक्रिय करना। भारत और सतत विकास, इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत लंबे समय से सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसने मूलभूत सिद्धांतों को अपने विकास के लक्ष्यों में शामिल किया है। भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं, यथा मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डिजिटल इंडिया इत्यादि। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा इसके समन्वयन की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी है। इसके अतिरिक्त सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय को संबंधित राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क 2018 से 2022। सितंबर 2018 में नीति आयोग के कार्यक्रम अधिकारी अमिताभ कांत और भारत में यूएनओ के स्थानीय समन्वयक यूरी अफनासिएव ने 2018 से 2022 के यूएन
SDF संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। इसके फोकस क्षेत्रों में गरीबी और शहरीकरण, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता, शिक्षा, पोषण और खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, आपदा समुत्थानशीलता, कौशलीकरण, उद्यमिता और रोजगार सृजन, लैंगिक समानता और युवा विकास शामिल हैं। 2018-2022 के लिए मूल नियोजित व्यय 11,000 करोड़ है। उल्लेखनीय है कि भारत की प्रमुख राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के समर्थन में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र देश टीम के बीच विकास सहयोगपूर्ण कार्यनीति को रेखांकित करता है। मानव पर्यावरण संबंध, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन। आदिकाल में आदि मानव की भौतिक पर्यावरण में दो प्रकार की कार्यात्मकता भूमिका होती है। अतः मानव भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन प्राप्त करता था तथा पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी देता था। किंतु मानव ने जैसे जैसे विकास किया वैसे वैसे मानव पर्यावरण के बीच संबंधों में परिवर्तन आता गया। वर्तमान में मानव का प्राकृतिक पर्यावरण से दो प्रकार का संबंध है, अर्थात मानव एक तो भौतिक पर्यावरण के जैविक संगठन का महत्वपूर्ण घटक है, तो दूसरी ओर वह पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण कारक भी है, क्योंकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में मानसिक स्तर पर सर्वाधिक विकसित है, अतः वह प्राकृतिक वातावरण को अपने अनुकूल बनाने में सक्षम है। मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं। मानव पर्यावरण संबंधी 3 अवधारणाएं निम्न है। पहला है निश्चयवादी अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। निश्चयवादी अवधारणा में मानव को पर्यावरण का अंग माना गया है और इसके समर्थक हम्बोल्ट, रटलेज एवं रिटर हैं। इन्होंने मानव जीवन को पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर माना है। इस अवधारणा में प्रकृति को सर्वशक्तिमान तथा मानव को प्रकृति के हाथों का खिलौना कहा गया है। दूसरा है संभववादी अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। संभववादी अवधारणा में मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व माना गया है। इसमें माना गया है कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। इस अवधारणा के समर्थकों में विडॉल डी ला ब्लॉस एवं जीन ब्रूस उल्लेखनीय है। तीसरा है नवनियतिवादी अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। इस अवधारणा के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर हैं। इसमें बताया गया है कि न तो प्रकृति सर्वोपरि है और न ही मानव सर्वोपरि है, बल्कि हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें तथा उसके पश्चात ही अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। सतत विकास का संबंध इसी अवधारणा से है। मानव और पर्यावरण समव्यवहार या अंतरक्रिया, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस। सृष्टि के जीवों में मानव एकमात्र प्राणी है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी क्रिया के द्वारा पर्यावरण के भौतिक परिवेश में सामंजस्य स्थापित करता है। मनुष्य 2 प्रकार के परिवेशों, भौतिक और सांस्कृतिक, से समायोजन कर सकता है। फलतः अपनी विभिन्न क्रियाओं के संपादन के लिए मानव अलग अलग स्तरों पर अनुकूलन स्थापित करता है। मानव एवं पर्यावरण की अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, मानव और पर्यावरण की अन्योन्य क्रिया का कालिक पक्ष तथा अन्योन्य क्रिया का स्थानीय पक्ष। तो पहला है अंतःक्रिया का कालिक पक्ष, टाइम बेस्ड इंटरेक्शन। मानव इसी पर्यावरण में पैदा हुआ है। आदि मानव की भूमिका प्राप्तकर्ता और प्रदाता दोनों की रही है। ऊपरी जीविका के लिए यदि आदि मानव पर्यावरण से फल फूल, मांस आदि लेता था तो पर्यावरण को कुछ देता भी था। अनजाने में ही सही उसने वनस्पतियों के बीजों को दूर दराज तक बिखेर कर वानस्पतिक विकास की प्रक्रिया का संवर्धन किया। इस प्रकार मनुष्य और पर्यावरण इस अवस्था में एक दूसरे के पूरक थे। 19वीं सदी के बाद मनुष्य ने उच्च कोटि की प्रौद्योगिकी विकसित कर ली, जिसके कारण बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ और प्रौद्योगिक मानव का आर्थिक मानव के रूप में परिवर्तन हो गया तथा प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन से पर्यावरण को काफ़ी क्षति हुई। अब स्थिति यह है कि पर्यावरण इतना दूषित हो गया है कि मानव सहित समस्त जीवधारियों का अस्तित्व कष्ट में पड़ गया है।
दूसरा है अंतरक्रिया का स्थानीय पक्ष, प्लेस बेस्ड इंटरेक्शन। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने समाज के सदस्यों की जिम्मेदारी के सामूहिक कर्तव्यों व दायित्वों का निर्वहन करता है। इसके लिए अपने अनुकूल क्षेत्रों का चुनाव करता है और संपूर्ण समाज की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्यावरण पर प्रभाव डालता है और प्रकृति के संसाधनों का अपने अनुकूल उपयोग करता है। इस प्रकार प्रकृति और समाज की अंतरक्रिया सामाजिक पारिस्थितिकी कहलाती है। मानव समाज के अंतरक्रिया में जनसंख्या, विकास का स्तर, सांस्कृतिक विरासत, रीति रिवाज, धार्मिक मनोवैज्ञानिक विचार, ज्ञान विचार और तकनीकी उपलब्धियां आधारभूत कारक हैं, जिनके आधार पर मानव समाज के भौतिक परिवेश में अंतरक्रिया कर सांस्कृतिक प्रदेश की रचना करता है। क्षेत्रीय स्तर पर मानव समाज विकसित, विकासशील और अविकसित स्तरों में बढ़ जाने से सांस्कृतिक परिमंडलों का निर्माण करता है। प्रकृति ने विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों में कुछ सीमा तक समायोजन और अनुकूलन की क्षमता प्रदान की है, किंतु उस सीमा के अधिक होने पर समायोजन नहीं कर पाता है। पर्यावरणीय कारकों के विभिन्न संयोगों द्वारा मानव आचरण पर भी प्रभाव पड़ता है। चंबल घाटी के क्षेत्र में निर्मित तथा विकसित बीहड़ क्षेत्र ने सामाजिक व्यवहार एवं विचारकों को प्रभावित किया है और यहाँ के निवासियों में आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है। निजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। निजातीय शब्द मानव गतिविधि के परिणाम स्वरूप एक प्रभाव या वस्तु को नामित करता है। इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग रूसी भूगर्भशास्त्री एलेक्सी पावलोव द्वारा तकनीकी अर्थों में किया गया था, किंतु इसका उपयोग पहली बार ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टैक्सले ने क्लाइमैक्स प्लांट समुदायों पर मानव प्रभावों के संदर्भ में किया था। अतएव कुछ मानव क्रियाविधि यथा वन विनाश, निर्माण व उत्खनन कार्य, कृषि रसायनों का प्रयोग, औद्योगिकरण व शहरीकरण इत्यादि पर्यावरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। पहला है पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अर्थ। आधुनिक औद्योगिकी का काल का मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पर्यावरण का दोहन इस प्रकार करता है कि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव शीघ्र ही देखने लगता है। यह सुनियोजित एवं संकल्पित होते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाएं शामिल होती हैं जिसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। पहला, वन विनाश। कृषि विस्तार, व्यापारिक उद्देश्य इत्यादि के लिए मनुष्य द्वारा वनों की कटाई तीव्र गति से की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप मृदा क्षरण, अपरदन, बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा है निर्माण तथा उत्खनन कार्य। कंस्ट्रक्शन का कार्य या बांधों तथा जल भंडारों के निर्माण द्वारा सतह के नीचे स्थित शैलों के संतुलन में अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण भूकंपनीय घटनाओं का आविर्भाव होता है। इसके अतिरिक्त खनन एवं उत्खनन के कार्यों में वर्षा के पानी का जमाव हो जाता है, जो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। तीसरा है नाभिकीय कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार विश्व में 439 परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं, जिनसे वर्ष 1979 में घटित 3 माइल आइलैंड, वर्ष 1984 की चेर्नोबिल यूक्रेन एवं वर्ष 2021 की फुकुशिमा जापान जैसी परमाणु रिएक्टरों की दुर्घटना की पुनरावृत्ति भी की संभावना बनी रहती है, जिससे पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचती है। चौथा है मौसम रूपांतरण कार्यक्रम, वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स। इसके तहत वर्षण को प्रेरित करने के लिए मेघ बीजन, उपल वृष्टि को रोका तथा नियंत्रित किया जाता है। इससे भी पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा है पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। अर्थ प्रधान युग में आज प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने के लिए, विशेषकर औद्योगिक विकास में विस्तार तथा मनुष्य द्वारा किए गए प्रयासों तथा कार्यों के फलस्वरूप अप्रत्यक्ष प्रभाव उत्पन्न होते हैं।
मनुष्य द्वारा पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव न तो पहले से सोचे गए होते हैं और न ही नियोजित होते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों से जनित पर्यावरण पर पड़ने वाले मनुष्य के अप्रत्यक्ष प्रभाव शीघ्र परिलक्षित नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत शामिल क्रियाएं तथा उनके प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आर्थिक विकास को गति देने के लिए तीव्र गति से शहरों में औद्योगिकीकरण हो रहा है, किंतु उद्योगों में बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ, धुआं इत्यादि का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र प्रदूषित होते हैं। दूसरा है आधुनिक कृषि पद्धति, मॉडर्न एग्रीकल्चर पैटर्न। वर्तमान में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु मनुष्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि रसायनों तथा कीटनाशकों का, रासायनिक दवाओं व उर्वरकों का आदि का प्रयोग होता जा रहा है, जिनसे विषैले तत्वों के पारिस्थितिकी तंत्र में विमोचन द्वारा आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में परिवर्तन होता जा रहा है। इस संदर्भ में डीडीटी सबसे अधिक विषैला तत्व होता है। तीसरा है शहरीकरण। बढ़ता शहरीकरण विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। इनसे शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। इसके अतिरिक्त शहरों में परिवहन के संसाधनों की संख्या बढ़ती है, जिससे निकलने वाले धुएं, बस, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग गैस के सांद्रण में वृद्धि होती है। पर्यावरण, इन्वायरमेंट। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, परि, धरा तथा आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरे हुए, अर्थात जो हमें चारों ओर घेरे हुए हैं वही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण उन्हीं सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की सृष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके अनुरूप जीवन को जीविता को तय करते हैं। पर्यावरण के संघटक, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के संघटक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है अजैविक संघटक, दूसरा जैविक संघटक। अजैविक संघटक, जिसे एबायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं, इनको भौतिक संघटकों के नाम से भी जाना जाता है। अजैविक या भौतिक संघटक के अंतर्गत समस्त जीवमंडल या उसके किसी भाग के भौतिक पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है। ये जैविक संघटकों के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, जिनके अंतर्गत मुख्यतः मृदा, वायु तथा जल आते हैं। दूसरा है जैविक संघटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक संघटकों में पृथ्वी पर स्थित सभी जीवित प्राणी तथा पादप सम्मिलित होते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक एवं जैविक घटकों के आपसी अंतर्क्रिया के परिणाम स्वरूप विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण होता है। पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं। जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। जैविक विविधता, बायोडायवर्सिटी, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा, एनर्जी किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। तीसरा है पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के कार्यक्रम संबंध पर आधारित होता है। पर्यावरण की कार्यक्षमता ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। चौथा है पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों, ऑर्गेनिक मैटर का उत्पादन करता है, जो विभिन्न जलवायु एवं स्थानों पर अलग अलग होते हैं। पर्यावरण सामान्यतः पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है। पांचवा है पर्यावरण एक बंद तंत्र है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि, जिसे होमियोस्टैटिक क्रियाविधि कहते हैं, के द्वारा नियंत्रित होता है। पर्यावरण के अंग, पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पहला है स्थल मंडल। स्थल मंडल भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस सेल पदार्थों की परतें हैं। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी चट्टानी भाग है। इसका निर्माण तत्वों, खनिजों, सेलों तथा मिट्टी से हुआ है। पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल मंडल है। दूसरा है जलमंडल। पृथ्वी के धरातल के लगभग 71% भाग को घेरे हुए जल राशियों को जलमंडल कहा जाता है। जल की वह परत जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा जलाशयों के रूप में फैली है, जलमंडल कहलाती है।
पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। यह गैस जल, वाष्प तथा धूल कणों का मिश्रण है। वायुमंडलीय गैसों में 78.2% नाइट्रोजन, 20.98% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस पाई जाती हैं। वायुमंडल को निम्न 4 भागों में विभाजित किया जाता है। जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल के बाद हम अब देखते हैं जैवमंडल। चौथा, जैवमंडल, जिस स्थान पर वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थलमंडल मिलते हैं उसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल पृथ्वी का वह हिस्सा होता है जहाँ जीवन संभव है। दूसरे शब्दों में जैवमंडल वह क्षेत्र है जहाँ जैविक तथा अजैविक मंडलों की पारस्परिक प्रक्रिया होती है। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो ध्रुव पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस मंडल में तापमान के नीचे गिरने की दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल की कुल राशि का 90% भाग पाया जाता है। आंधी, बादल, वर्षा आदि प्राकृतिक घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। साथ ही धरातलीय जीवों का संबंध इसी मंडल से होता है। इसी के अंतर्गत भारी गैसों, जल, वाष्प तथा धूल कणों का अधिकतम भाग रहता है। इस मंडल की ऊंचाई सर्दी की अपेक्षा गर्मी में अधिक हो जाती है। इस मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा भी कहते हैं। दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल वायुमंडल में क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए इसको ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है। तीसरा है मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है तथा यहाँ तापमान में एकाएक गिरावट आ जाती है। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास होता जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। मध्य मंडल 80 किलोमीटर के ऊपर तापमंडल स्टार्ट होता है। ऊपर वाला वायुमंडलीय भाग तापमंडल कहलाता है। इसमें 80 किलोमीटर से अनिश्चित ऊंचाई तक होती है और इसमें ऊंचाई के साथ तेज़ी से तापमान बढ़ता जाता है। इस मंडल का तापमान अत्यधिक होने के बावजूद गर्मी महसूस नहीं होती है, क्योंकि इस ऊंचाई पर गैसें अतिरिक्त विरल हो जाती हैं और बहुत कम ऊष्मा को ही रख पाती हैं। इस मंडल के 2 भाग होते हैं। पहला है आयन मंडल। मध्य मंडल के ऊपर 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल का विस्तार होता है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। इसी भाग में विषमकारी विद्युत व चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं तथा ब्रह्मांड किरणों का, कॉस्मिक रेस का परिलक्षण होता है। रेडियो तरंगें इसी मंडल में परावर्तित होकर संचार को संभव बनाती हैं। यदि यह मंडल न होता तो रेडियो तरंगें भूतल पर न आकर आकाश में असीमित ऊंचाई तक चली जाती। आयन मंडल तापमंडल का सबसे निचला भाग होता है। बाह्य मंडल का विस्तार 640 किलोमीटर से ऊपर होता है। इस मंडल के बाद वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जा पाता है। पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरणीय मुद्दे के अंतर्गत उन क्रियाओं एवं प्रक्रमों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण इत्यादि। वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन एवं ध्रुवों का पिघलना प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हैं। इन क्रियाओं में प्रक्रमों के प्रभाव के स्तर के आधार पर यह स्थानीय, क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दे के रूप में देखा जाता है। इसी क्रम में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास आयोग UNCED ने पर्यावरण संबंधी समस्याओं को स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर विभाजित करने का प्रयास किया है। पहला है स्थानीय। पर्यावरण संबंधी कुछ समस्याएं स्थानीय होती हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली की हवा देश के अन्य शहरों की अपेक्षा सर्वाधिक प्रदूषित है। इसे स्थानीय मुद्दे के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा है क्षेत्रीय।
कुछ पर्यावरण संबंधी समस्याएं कुछ देशों को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं, जिन्हें क्षेत्रीय समस्याएं कहा जाता है। सामान्यतः क्षेत्रीय समस्याओं का प्रभाव क्षेत्र 500 किलोमीटर या इससे अधिक हो जा सकता है। क्षेत्रीय समस्या का प्रमुख उदाहरण 60 के दशक में होने वाली अम्लीय वर्षा है। इसके अतिरिक्त ताजे जल की कमी, जनसंख्या वृद्धि आदि भी प्रमुख क्षेत्रीय समस्याएं हैं। तीसरा है वैश्विक, ग्लोबल। कुछ पर्यावरण समस्याएं ऐसे होती हैं जिनका विस्तार स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर होता है, किंतु यदि इस पर विशेष ध्यान न दिया जाए तो वैश्विक समस्या भी बन सकती है, जैसे वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन, ध्रुवों का पिघलना आदि। इन पर्यावरणीय मुद्दों का वर्णन निम्न प्रकार से है। प्रदूषण। प्रदूषण से तात्पर्य ऐसे पर्यावरण परिवर्तन से है जो जीवों, पौधों और मानव पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ये परिवर्तन प्राकृतिक कारणों, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी एवं मानवीय कारणों, खनन, प्राकृतिक संसाधनों का अतिरिक्त दोहन दोनों से हो सकते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप पर्यावरण में अवांछित एवं हानिकारक तत्वों का प्रभाव बढ़ जाता है और हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण के कारण। पर्यावरणीय घटकों के आधार पर पर्यावरणीय प्रदूषण को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा ध्वनि प्रदूषण, तीसरा जल प्रदूषण, चौथा मृदा प्रदूषण, पांचवा रेडियोधर्मी प्रदूषण, छठवां अपशिष्ट प्रदूषण और सातवां है ई कचरा प्रदूषण।